हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम अपनी दुर्वा बुक का लास्ट चैप्टर लेकर। लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? ये एक गीत है। फिर से बता रही हूं, ये हमारा किस में आएगा? साहित्य के काव्य खंड में आएगा। हमने बताया था साहित्य के दो खंड हैं, काव्य और गद्य। काव्य में हमने इससे पहले एक कविता करी थी, अब ये एक गीत है, तो ये भी हमारा किस में आएगा? काव्य में आएगा। ये लिखा किसने है? गीत केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ये किस पर आधारित है? ये आधारित है, उन्होंने कवि ने जो देखा, ये एक जो दुखी लोग होते हैं, जनमानस, किसान, मजदूर, जो बहुत मेहनत करते हैं, उन जो परेशान रहते हैं, उनके लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए एक गीत लिखा है। उसी गीत को हम आपको लाइन वाइज अर्थ समझाएंगे और फिर उसका भावार्थ भी लिखवाएंगे। तो अब यहां पर क्या दिया है देखिए, पहली चार लाइनें क्या हैं? इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो अब यहां पर क्या दिया गया है कि जो है क्या बोल रहे हैं? इसी जन्म में। अब जो कवि कह रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, वो ऐसा भारत होगा, मतलब आगे आने वाले समय में ऐसा होगा इन लोगों के लिए। किनके लिए? किसानों और मजदूरों के लिए, जो बहुत मेहनत कश होते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसी जन्म में और इसी जीवन में, मतलब जो हम जी रहे हैं, इसी में हमको और तुमको मान मिलेगा, मतलब हम सभी को मान मिलेगा। अर्थात हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, हमको मान सम्मान और हमारा जितना भी जरूरत का हम मेहनताना है, वो हमें सब कुछ मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब किसान के लिए गीतों की खेती कैसे होती है, या मजदूर के लिए कैसे होती है? जब उसकी खेत जो है लहलहाने लगते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खेती होती है, तो फिर वो गीत गाने लगता है, तो वही होते हैं खुशियों के गीत। तो वही दिया है ना, गीतों की खेती, यानी कि जब वो गीत गाएगा, खुश हो जाएगा तो गीत गाने लगेगा, तो गीतों की पूरी खेती करने के लिए हमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो इसी तरीके से खुश हो जाएंगे। ये एक कल्पना है कवि द्वारा। तो यहां पर अब क्या करेंगे? इस कविता में कवि ने भारत के गरीब जनमानस के लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की है। कवि कहता है कि इसी जीवन में हर व्यक्ति को गीतों की खेती करने के लिए पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहां पर गीतों की खेती से कवि का मतलब है खुशहाली के गीत। जब हर व्यक्ति खुशहाल होगा तो हर किसी को मान सम्मान मिलेगा। यानी कि जब खुश होते हैं तभी तो गीत गाते हैं, उत्साह करते हैं, गाने गाते हैं। तो जब सब खुश होंगे तो चारों तरफ गीत ही गीत गूंजते रहेंगे, और ऐसी खुशहाली में सब एक दूसरे को मान सम्मान देते रहेंगे। जब सभी खुश रहेंगे तो एक दूसरे को मान सम्मान देंगे। नेक्स्ट क्या है? क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब ये जो त्राण शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? चैन या शांति। ठीक है, चैन या शांति होता है ना, जब हम थोड़ा सुकून में हो जाते हैं तब हमको शांति या चैन मिलता है, वही चीज है यहाँ पर। तो क्या दिया है? क्लेश जहां है, मतलब जहां लड़ाई झगड़ा असंतोष है, वहां पर सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे, फूल खिलेंगे। फूल खिलने का मतलब उनके अंदर जितने भी दोष राग द्वेष जितने भी हैं, वो सभी मिट जाएंगे और सब खुशहाल रहेंगे। हमको तुमको तान मिलेगा, और जब ऐसा समय आएगा तभी हम लोगों को चैन मिलेगा। सभी जितने लोग हैं, सभी लोगों को चैन मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और जब हर तरफ शांति ही शांति होगी, तो सभी के मुंह से जब फूल गिरेंगे, सभी अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो क्या होगा? ऐसा हमारा पूरा हिंदुस्तान होगा। अर्थात इस तरीके के ये पूरा फूल झरने वाले जो होगी सिचुएशंस होगी, सभी खुश होंगे, कोई भेदभाव राग द्वेष अशांति जाति धर्म के नाम पे कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो चारों तरफ खुशी ही रहेगी। खुशी अर्थात फूल ही खिलते रहेंगे। क्या दिया है? जहां क्लेश यानी अशांति है, वहां शांति के फूल खिलेंगे और हर किसी के मन को चैन मिलेगा। जब ऐसा शांति चारों तरफ होगी, चैन होगा, तो सभी को चैन आएगा। भाई कहीं भी लड़ाई झगड़ा कुछ हो तो एक अशांति बन में रहती है ना, तो जब सभी जगह खुशहाली और शांति रहेगी तो सबको चैन मिलेगा।
उसके बाद हर कोई पूरे देश में खुशियों के फूल खिलाएगा। जब सब शांत होंगे तो चारों तरफ ही फूल और फूल खिलेंगे। नेक्स्ट, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब क्या, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, यहां पे ये अर्थात नहीं है कि जो अंधे हैं, कहने का मतलब जिनके ऊपर घमंड छाया हुआ है उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कि दीप बुझ गए, यानी जिनकी जो है, जिनको घमंड है अपने ऊपर कि नहीं हमारे पास बहुत पैसा है या बहुत हम अमीर हैं, ऐसा कुछ रहता है, तो वो लोग क्या रहते हैं, वो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोग जो दूसरों पर अत्याचार करते रहते हैं, घमंडी होते हैं, ऐसे लोगों को भी ज्ञान मिलेगा कि घमंड किसी काम का नहीं, उनकी आंखें खुल जाएंगी, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। यानी कि जिन आंखों, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, अर्थात जिनके ऊपर घमंड है, अंधकार छाया है जिनकी बुद्धि पे, उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा और उनकी आंखें खुल जाएंगी। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और जब ऐसा होगा तो सभी लोग जो है वो ज्ञानी बन जाएंगे, और ऐसा ज्ञानी जो है पूरे हिंदुस्तान में आपको हर जगह मिलेगा। क्या दिया है, जहां आंखों में अंधकार छाया हुआ है वहां आंखों में उजाला आ जाएगा। यानी कि क्या है, जो दूसरों को गिरी नजरों से देखते हैं, जिनके अंदर घमंड है, ऐसे लोगों को जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, उजाला आ जाएगा, मतलब कि सद्बुद्धि आ जाएगी। जहां अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है वहां पर ज्ञान का प्रकाश छा जाएगा। यानी कि जो लोग अनपढ़ हैं वो जो है, उन लोगों को पढ़ने, उन लोगों को शिक्षित होने और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, जो अभी तक अमीरों या बड़े लोगों द्वारा दबाए गए होते हैं। अर्थात चारों तरफ विद्या ही विद्या विद्यमान होगी, यानी कि खुशियां ही होंगी, और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली का माहौल होगा। जब ऐसा रहेगा तो हर जगह पर खुशहाली ही खुशहाली होगी। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो वो क्या कहते हैं, मैं कहता हूं, विश्वास करो, कभी कभी कहते हैं मैं कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो, ऐसा होगा जैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा होगा, तभी हमारे शरीरों को, प्राणों में स्फूर्ति आएगी। मतलब ऐसा होगा, ऐसा तुम सोच लो और अपने अंदर वो स्फूर्ति ले आओ, प्राण मतलब स्फूर्ति लेकर आओ। तब क्या होगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो हम सब जैसे मोर खुशी में नाचते हैं, वर्षा ऋतु में नाचते हैं, उसी तरीके से क्या होगा कि हम लोग भी नाचेंगे। जैसे मोर का नर्तन होता है, मोर खुश हो जाता है और पंख फैलाकर नाचता है, हम लोग भी वैसे ही नाचेंगे, और ये नर्तन हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। कैसे लिखेंगे, कवि को पूरा भरोसा है कि हर किसी के शरीर में प्राणों की स्फूर्ति आएगी। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा तो सभी खुश हो जाएंगे। उसके बाद हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरा देश मिलेगा। जब सब में एक समानता होगी, कोई एक दूसरे से ऊंचा नीचा नहीं, हम बड़े हैं निर्धन हैं, ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा, जब समरूपता व्याप्त होगी, समानता व्याप्त होगी हर चारों तरफ में, तो सब एक दूसरे की प्रतिभा देखेंगे, यानी कि हम किस तरीके से प्रतिबिंबित हैं, और तब हम सभी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित होंगे। तो ये कविता जो हमारे सामने केदारनाथ अग्रवाल जी ने रखी है, ये जो गीत रखा है, ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है। मतलब जो लोग निराश हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उत्साहित करने वाला गीत है कि अपने अंदर उत्साह बना के रखिए और इस चीज का विश्वास जगा के रखिए कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हम ये मान के चलेंगे। तो इस तरीके से इस पाठ को हमने यहाँ पर खत्म किया। देखिए, ये पाठ हमने खत्म तो किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये गीत हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। क्या सिखा कर गया है कि खुद भी मोटिवेट होते रहिए और दूसरों को भी मोटिवेशन देते रहिए। कवि खुद मोटिवेट है ये देखकर कि आसपास इतना ज्यादा दुख व्याप्त है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो दूसरों को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। नहीं, निराश नहीं हो, प्रोत्साहित रखो, होते रहो और विश्वास रखो, ऐसा समय आएगा। जैसे कि हमने
अपना चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एक गीत, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित। ये बहुत ही जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने हालातों से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक गीत लिखा था और इस गीत को पढ़ के लोग प्रोत्साहित भी हुए थे। तो ये गीत हमें बहुत ज़्यादा, जब भी हम कहीं किसी परिस्थितियों में आप परेशान हो तो इस गीत को एक बार ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। अब ये क्या आ रहा है हमारे सामने, इसके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। तो ये भी हमने बता चुके हैं कि ये काव्य खंड से है, आपका एक गीत है, जैसे कि इसको थोड़ा सा समझ के इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। हम पूरे आपको समझा चुके हैं गीत, उसी पे आधारित करेंगे हम इसको। कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसके पीछे क्या है, लोगों को वो क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इनका मतलब है लोग खुश होंगे, इसलिए उसने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया। क्या किया? कवि चाहता है भारत का आम आदमी इतना समर्थ बने कि उसे भी मान सम्मान मिले। आम आदमी का मतलब हमने आपको बताया था, किसान है, मजदूर वर्ग है, ये लोग आम लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इतना मान सम्मान नहीं पाते। तो वही उन्होंने बताया कि इनको बहुत अधिक मान और सम्मान मिले, इसीलिए इन शब्दों का है फूल, गीत और विद्या। क्यों? क्योंकि ये लोग इन सब चीज़ों से अपनी रूटीन लाइफ में इतना परेशान रहते हैं कि गाना गाना तो बहुत ही दूर की बात है, इन लोग की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, तो पढ़ाई लिखाई भी इनके लिए बहुत दूर हो जाती है। फूल क्या होते हैं, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मन खुश करते हैं। अब वो मन खुश करने के लिए फूलों की या तो खेती करिए या खरीदिए, वो सब भी इन लोग की पहुंच में नहीं होती। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उनको मान सम्मान मिले, इसलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसीलिए कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती करना चाहता है। जहां पर फूलों और गीतों का प्रयोग उनके पीछे छिपे अनेक भावार्थों के लिए किया गया, जैसे खुशहाली, संपन्नता आदि। यानी कि जब वो संपन्न होंगे तो खुश होंगे, गीत गाएंगे। उनके चारों तरफ जब खेती होगी, खेती क्या होगी? फूलों की होगी। तो इस तरीके से बताया है, इन सब चीजों को इंडिकेट किया किसके लिए है? इंडिकेट कर रहे हैं उसकी खुशहाली और संपन्नता के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? भारत के गरीब वर्ग के लोगों, जो मजदूर और किसान हैं, मेहनतकश लोग जो हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। ये जैसे हमने कविता के शुरू में ही आपको बताया था कि जो लोग मेहनतकश होते हैं, मान सम्मान नहीं मिलता, ये उनके लिए बात की जा रही है। तो यहां पर क्या दिया है कि भारत के गरीब मजदूरों और किसानों के लिए ये बात कही गई है कि इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। नेक्स्ट, कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। कविता के हर अंतरे में ये चीज कही गई है। जितनी भी पंक्तियां हैं, हर अंतरे में ये बात आपको बोली गई है। कविता में जितने भी अंतरे, सबकी लाइनों में ये चीज लिखी गई है। तो यही हम लिखेंगे, कविता के हर अंतरे में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। जहां पर दिया है फूलों की खेती होगी, आप गीतों की खेती होगी, ये सब चीजें कहां पर दे रहे हैं कि यहां पर हर जगह मान मिलने की बात बोली जा रही है। तो हर अंतरे से आप या तो लाइन ये छांट कर उनको यहां पर मेंशन करिए। कविता में कवि बार बार मान मिलने की बात करता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या रहता है कि जब मान मिलता है इंसान को, तो कॉन्फिडेंट होता है, स्वावलंबी अभी हो जाता है कि हमको हाँ मिल गया ये चीज, तो हमारे जीवन में क्या है, प्रोत्साहन बढ़ना रहता है। मान मिलता है। अब मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उस चीज के लिए उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए अगर आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, तो क्या होगा, आप स्वावलंबी बनेंगे, आप और उस काम को और अच्छे से करेंगे। तो इसलिए ये बात को बोला गया। तो क्या दिया, जिस दिन कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसे समाज में पहचान की जरूरत होती है। छोटा बच्चा जो रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है उसको ठीक है, वो तो अपने मम्मी पापा से ही पहचाना जाता है, लेकिन वयस्क हो जाता मतलब क्या है, उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य करना क्यों पड़ता है? क्योंकि समाज में उसे अपनी पहचान बनानी है, तो वो करना बहुत जरूरी होता है।
तो वो करता है। यह सम्मान और पहचान तभी मिलती है जब व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है और अपने परिवार की हर सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। तो क्या होता है, जब वो उसके परिवार को भी सारी सुख मिलती है तो होता है उसकी खुद की जरूरतें पूरी होती है, परिवार की जरूरतें पूरी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मान कब मिलेगा, जब हम जो है मान मिलने से हमको क्या होगा, हमारे अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा, हम चीजों को और अच्छे से कर पाएंगे और करते करते क्या होगा, हम अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा भी कर पाएंगे। अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए यहां पर जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें कुछ आपको जानवरों के नाम भरने हैं, इस जैसा सिमिलर होता है। कौन कैसा सिमिलर होता है, जैसे है लक्की डैश की तरह गरजता है, तो यहां पर क्या दिया है, लक्की डैश की तरह गरजता है। तो क्यों गरजता है भाई, ऐसा क्या होता है, क्यों गरज रहा है? तो इसका कारण ये है कि जो है वो जैसे यहां पर है लक्की किसकी तरह गरजेगा, शेर की तरह गरजेगा। किसकी तरह गरजता, शेर बहुत तेज गरजता है ना, तो शेर की तरह गरजेगा। सलमा डैश की तरह दौड़ेगी, अब दौड़ता कौन अच्छा है, हिरण। हिरण जो है वो बहुत अच्छा दौड़ता है, तो हिरण की तरह दौड़ेगा। मेघाश्री की आवाज डैश की तरह मीठी है, अब कौन मीठा गाता है, कोयल मीठी गाती है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कोयल। फिर क्या है, मनीष के कान डैश की तरह तेज हैं। मनीष के कान किसकी तरह डैश हैं, आपके किसकी तरह, कुत्ते के कान बहुत तेज होते हैं, कुत्ते की तरह तेज हैं। तो ये इस तरीके से इनको हम फिल करेंगे। देखिए यहां पर हर जानवर की अपनी तेज क्वालिटी होती है। तेज कौन, सबसे तेज कौन दौड़ता है, चीता दौड़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर कोई भी आपका दे दिया जाए तो आप उसकी क्वालिटी के अनुसार यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर ये हमारा जो है एक्सरसाइज खत्म हुई। देखिए ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन आपको हम एक चीज ये जरूर बोलेंगे, चैप्टर के साथ साथ हमारी पूरी बुक भी खत्म हुई दुर्वा। हमने सारे चैप्टर आपके काव्य के, गद्य के, हमने सभी आपको समझाए हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, हर चैप्टर्स, हर कविता, हर गीत, दोहा हमेशा ध्यान से समझिए। आप लोग जो एंड टाइम चीजों को रटने की कोशिश करते हो कि इनके आंसर रट लें, वो काम नहीं करिए, क्योंकि रटा हुआ हम कुछ समय में भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हम समझ लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसलिए जब भी आपको चैप्टर समझाया जाए उनमें पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। जब एक बार आपने पढ़ लिया तो ये 100% मान के चलिए कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करके आएंगे। ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको यही करना है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर पूरा समझाया, सब किया, आपको बहुत फ़ायदा हुआ, चीज़ों को समझ में जो चीज़ें डाउट्स हो रही थी आपने वो सब क्लियर किए। तो इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स को, आपके छोटे भाई बहनों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कहीं पढ़ाई में, कहीं लेकर, किसी चीज़ को लेकर डाउट लेकर। तो आपको करना क्या है, आप उनको, जैसे आप हमारे वीडियोस देख के आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है, तो आप उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो हमारी वेबसाइट यानी magnetbrains.com पे आएँ। यहाँ पर आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक के सभी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस, नोट्स सभी आपको मिलेंगे। आप एक बार उसको कर लेंगे, फिर उसको करने के बाद आपको करना क्या है, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, देखिए और अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और अच्छे से एग्जाम्स भी करिए। तो ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।